नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जिसका सामना कई लोग करते तो हैं लेकिन जिसे ठीक से समझ नहीं पाते। कैपिटल गेन्स। ये सिर्फ कोई टैक्स फॉर्म में लिखा हुआ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये किसी भी इन्वेस्टमेंट की असली वैल्यू को समझने की चाबी है। कभी सोचा है कोई प्रॉपर्टी बेची या शेयर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमाया या फिर घर में रखा सोना बेचकर पैसे मिले। प्रॉफिट की खुशी तो होती है, पर उसके ठीक बाद एक सवाल मन में आता है, अब आगे क्या। और बस यही सवाल हमें कैपिटल गेन्स की थोड़ी उलझी हुई लेकिन बहुत जरूरी दुनिया में ले जाता है। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैपिटल गेन का सीधा सा मतलब है किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाला कोई भी लाभ या फायदा। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन ये दो शब्द कैपिटल एसेट और ट्रांसफर, यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव। तो इस पहेली का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है वो है कैपिटल एसेट शब्द। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट हर उस चीज को एक ही नजर से नहीं देखता जो किसी के पास है, और इसी फर्क को समझना कैपिटल गेन्स को समझने का पहला कदम है। और यहीं पर आकर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। कानून ने एक साफ लकीर खींच दी है। एक तरफ है जमीन, बिल्डिंग, शेयर्स और यहाँ तक कि ज्वेलरी और आर्ट जैसी चीजें, इन्हें कैपिटल एसेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेस का स्टॉक है, घर का फर्नीचर या कपड़े हैं, इन चीजों को इससे बाहर रखा गया है। तो कौन सी चीज किस तरफ आती है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही लगता है कि बात समझ में आ गई, कानून में एक नया मोड़ आ जाता है। हमने देखा कि गांव की खेती की जमीन को आमतौर पर कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता, लेकिन टैक्स के नियमों में हमेशा एक लेकिन छुपा होता है। असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। पता चलता है कि यहाँ लोकेशन ही सब कुछ है। मतलब एक ही खेत कैपिटल एसेट है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसी शहर के कितना पास है और उस शहर की आबादी कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खेत 10,000 से ज्यादा आबादी वाली नगर पालिका के 2 किलोमीटर के अंदर आता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में वो अचानक एक कैपिटल एसेट बन जाता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि क्या एक कैपिटल एसेट है। तो चलिए अब इसमें एक और जरूरी चीज जोड़ते हैं, वो है समय। कैपिटल गेन्स की दुनिया में टाइमिंग सिर्फ जरूरी नहीं है, भाई टाइमिंग ही सब कुछ है। किसी एसेट को कितने समय तक अपने पास रखा गया, यही तय करता है कि वो शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म गेन। यहाँ पर भी एक पेंच है। कानून हर एसेट के लिए एक ही घड़ी इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कि शेयर्स और सिक्योरिटीज की तेज दुनिया के लिए मैजिक नंबर है 12 महीने। अगर इन्हें 1 साल या उससे कम समय के लिए रखा तो कोई भी मुनाफा शॉर्ट टर्म कहलाएगा। उससे ज्यादा रखा तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी या सोने जैसी चीजों के लिए ये लिमिट बहुत लंबी है। यहाँ सीमा 36 महीने की है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर अरुण कुछ शेयर खरीदते हैं और उन्हें ठीक 14 महीने बाद बेच देते हैं। तो उनका जो प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म? ये लॉन्ग टर्म गेन है। क्यों? क्योंकि शेयर्स के लिए जो 12 महीने की लाइन थी वो उन्होंने पार कर ली है। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया और गेन का नेचर बदल गया। ठीक है, अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मिसेस संगीता एक घर खरीदती हैं और 15 महीने बाद उसे बेच देती हैं। अब बताइए, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? इस बार ये शॉर्ट टर्म है। और वजह ये है कि प्रॉपर्टी के मामले में, याद है ना, घड़ी थोड़ी धीरे चलती है। सिर्फ 15 महीने में वो 36 महीने की सीमा तक नहीं पहुंची, और इसी वजह से उनके मुनाफे का नेचर पूरी तरह से अलग हो गया। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का इतना हल्ला क्यों है? ये फर्क इतना मायने क्यों रखता है? सीधी सी बात है, इसका सीधा असर पड़ता है जेब पर। मतलब इस पर कि कितना टैक्स देना होगा। यहीं पर आकर सारी कैलकुलेशन बदल जाती है। तो देखिए, दोनों के टैक्स ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। शॉर्ट टर्म गेन्स पर आमतौर पर नॉर्मल इनकम टैक्स रेट्स लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा हो सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म गेन्स को अक्सर एक कम रेट का फायदा मिलता है, जैसे कि 20% का फ्लैट रेट। लेकिन असली गेम चेंजर है एक और चीज, जिसे कहते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट, और ये फायदा सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन्स को ही मिलता है। तो ये इंडेक्स्ड कॉस्ट आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, समय के साथ महंगाई बढ़ती है और पैसे की कीमत कम होती है। आज के 100 रुपए की वैल्यू 10 साल पहले के 100 रुपए जितनी नहीं थी। इंडेक्सेशन बस यही करता है। ये आपकी ओरिजिनल खरीद की कीमत को महंगाई के हिसाब से बढ़ा देता है। मतलब ये पक्का करता है कि टैक्स असली मुनाफे पर लगे, न कि उस कागजी मुनाफे पर जो सिर्फ महंगाई की वजह से दिख रहा है।
ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हमने बात की कि प्रॉफिट पर टैक्स कैसे लगता है, लेकिन क्या हो अगर कुछ गेन्स पर टैक्स लगे ही ना? जी हाँ, अब हम बात करेंगे टैक्स छूट की, मतलब वो रास्ते जहां कुछ मुनाफों को टैक्स फ्री रखने की इजाजत है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ऐसा भी होता है। देखिए, कानून में ही एक खास कैटेगरी बनाई गई है जिसे एग्जेम्प्टेड इनकम या छूट प्राप्त आय कहते हैं। ये इनकम के वो सोर्स हैं जिन्हें कानून टैक्स के दायरे से बाहर रखता है। और हाँ, इसमें कुछ खास तरह के कैपिटल गेन्स भी शामिल हो सकते हैं। तो इस स्पेशल कैटेगरी में क्या क्या आता है? जैसे कि भारत में खेती की जमीन से होने वाली कमाई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिला पैसा या पढ़ाई के लिए मिली स्कॉलरशिप। और यहाँ एक पॉइंट है जो हमें वापस हमारे टॉपिक पर लाता है। अगर सरकार ने खेती की जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित की है तो उससे मिले मुआवजे पर होने वाला कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री हो सकता है। तो घूम फिरकर सारी कहानी एक ही चीज पर आ टिकती है, टाइमिंग। मतलब समय ही किसी मुनाफे का कैरेक्टर तय करता है। वही तय करता है कि गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, जो आगे चलकर ये तय करता है कि उस पर कितना टैक्स लगेगा, या फिर टैक्स लगेगा भी ये नहीं। हर एसेट की, हर निवेश की अपनी एक कहानी होती है, खरीदने से लेकर उसे रखने और फिर बेचने तक। कैपिटल गेन्स के नियमों को समझना किसी को भी उस कहानी का आखिरी चैप्टर अपने हिसाब से लिखने की ताकत देता है। तो सवाल ये है, उस कहानी का अंत कैसा दिखेगा?